वीडियो देखने वाले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले भी हमें जो 4 अध्याय हैं हम इसी चैनल पर उन्हें हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर उन्हें देखना चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। साथ साथ अपने साथ कॉपी पेन पेंसिल हाइलाइटर साथ में रखिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हम यहाँ पे मार्क करते रहें। आप उसे नोट कर लीजिए, वो आपके आगे प्रश्न उत्तर हल करने के काम आएगा। साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और आपकी जीके भी इससे इंप्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी सतह है जहां पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है। गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, और जो भी हमारे गैसें की जो परतें हमारे पृथ्वी को घेरे रखती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने नोट कर लेना है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। साथ साथ जो पृथ्वी के जो बहुत बड़े भाग को जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो आपने ये तीनों हाईलाइट कर लेना है। कौन कौन सा? एक तो आपने ये हाईलाइट कर लिया कि पृथ्वी भूमंडल किसे कहते हैं, साथ साथ वायुमंडल किसे कहा जाता है वो आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा आपका जो जलमंडल होता है ये भी आपने नोट कर लेना है, जलमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके एक ही पेज में देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है। आगे इस चैप्टर में बहुत सारे और भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। आप पेन पेंसिल साथ में रखिए ताकि जो भी आप नोटबुक में नोट करना चाहें वो नोट करते रहे साथ साथ। जलमंडल में सभी प्रकार की अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जलवाष्प सम्मिलित होती है। तो जो जलमंडल होता है इसमें केवल द्रव अवस्था में जो जल अवस्थाएं होती है उसे ओनली काउंट नहीं किया जाता है, इसमें सभी को काउंट किया जाता है। बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा साथ मिलकर जहां हम सभी जीवन पाया जाता है। तो जीवमंडल एक ऐसा स्थान है जहां पे हमारे को स्थल भी है, जल भी है, हवा भी है, साथ मिलकर होते हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं उसे हम जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों की मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसे जीवों के लिए पोषण तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसन के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी उसे हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक जिसमें हमारे जितने भी महाद्वीप काउंट किए जाते हैं, ठीक है, तथा दूसरे कौन से, महासागरीय बेसन, मतलब कि हमारे एक भूभाग हो गया और एक जलीय भाग हो गया। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो हम चेक कर लेते हैं। चित्र 5.1 में हम देख सकते हैं ये हमारा पृथ्वी का मानचित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे जो भूभाग है, देखिए हमारे भूभाग है, मतलब कि हमारे महाद्वीप है जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये सभी एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड नहीं है। देखिए हम बीच में महासागर है, बहुत सारा पानी है, ये मतलब कि अलग अलग है, ये यहाँ पे भी बीच में गैप है, तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा सभी भूभाग हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और सबसे ऊंचा पर्वत ही रहता है, तो इसे भी आपने हाईलाइट कर लेना है, नोट कर लेना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट कर लेना है कि विश्व का सबसे गहरा पार्ट कहाँ पे है और कौन से महासागर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो देखिए हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना ऊंचा है और हमारा जो गहराई है वो इससे ज्यादा है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा है समुद्र। चलिए महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं।
पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलाशयों के द्वारा एक दूसरे से अलग है। यह महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये हमारे जो विश्व है, हमारे जो 7 महाद्वीप है, ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। साथ साथ में आपको ये चित्र में भी, आपको मानचित्र में भी शो कर देता हूँ। ये हमारे महाद्वीप है, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हमारे ये सभी महाद्वीप हैं। ठीक है, क्या आपने याद रखना है कितने हमारे प्रमुख महाद्वीप हैं? 7 हमारे प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके नाम। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि ये जो हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, ये हमारे कौन से ध्रुव में है, ये कौन से एरिया में है? तो हमारे दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हमारा उत्तरी हो गया। तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमारे ज्यादातर हमारे जो महाद्वीप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे महाद्वीप है ये ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, या हाईलाइट कर लेना है, याद रख लेना है आपने। जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। आपको मैं चित्र में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा एशिया महाद्वीप है, ये इतना बड़ा है। देखिए हमारा पूरा 1/3 में पृथ्वी के इसमें है, और भी महाद्वीपों से बहुत बड़ा है। ये एशिया जो है हमारा येलो कलर में है, ये बहुत बड़ा है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस हमारे जो एशिया महाद्वीप है, इससे कौन सी रेखा गुजरती है? ये कर्क रेखा। देखिए यहाँ पे है, लिखा गया है, ये जो कर्क रेखा है हमारे एशिया महाद्वीप से गुजरती है। हमारे भारत से भी यह रेखा गुजरती है। और यूरोप को ये कौन से पर्वत इसे अलग करता है? ये देखिए यूराल पर्वत है, ये हमारे यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूरोप एवं एशिया को संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो ये इस हिस्से को, यूरोप और एशिया को अगर आप मान लीजिए अगर एक ही भाग है, तो इसे हम यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और कौन सी पर्वत इसे अलग करती है एशिया को यूरोप से? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करके रख लेना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो जैसे हम देख सकते हैं, ये जो यूरोप है, ये देखिए हमारा बिल्कुल पूरा ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये आपके महासागरों से घिरा हुआ है जो यूरोप है, और बहुत ही छोटा महाद्वीप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो आप देख सकते हैं आर्कटिक वृत्त जो होता है, मतलब कि वो हमारे यूरोप से होकर गुजरता है। अफ्रीका एशिया का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो अफ्रीका है, इसमें कौन से लाइन होकर गुजरती है, ये आपने नोट कर लेना है, अफ्रीका। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका है। अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका जो अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, ये हमारा अफ्रीका है। हम जैसे देख सकते हैं ये हमारा अफ्रीका है, और इसका जो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो आधा हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारा ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है भूभाग इसका। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवृत्त तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो चित्र है इसमें महाद्वीप है अफ्रीका, इससे तीनों मकर रेखा, विषुवृत्त रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, वो अफ्रीका है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। हम जैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सहारा रेगिस्तान भी जो कर्क रेखा गुजर रही है, सहारा मरुस्थलों में भी हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है ये। तो अगर आप इसे नोट करना चाहे तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र महासागरों से घिरा है। चित्र 5 में विश्व के मानचित्र पे देखिए, जैसे हम देख चुके हैं, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवृत्त वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सहारा मरुस्थल भी यहाँ पे ही है, नील नदी भी यहाँ पे है। देखिए जो नीली नीली आपको दिख रही है, जहाँ मेरी पेंसिल है, ये नील नदी होगी आपके। तो अफ्रीका बहुत बड़ा जो भाग है वो हमारा बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, और इसके देखिए चारों तरफ यहाँ पे समुद्र भी है, और हमारी तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका के सहारे संकर से जुड़ा हुआ है और पनामा स्थल सिंधी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं अब उत्तरी अमेरिका के बारे में। हम इसे देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका कहाँ है। तो हम जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, और
एक हमारा स्थल संधि है जो है ना, ये जो डॉटेड से और ये जो इससे जुड़ा हुआ है, दक्षिण अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है, ये क्या चीज है और स्थल संधि क्या होती है, इसका हम आगे पढ़ते हैं। बाकी हमने याद रखना है ये जो स्थल संधि इसका नाम है पनामा स्थल संधि। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका है और 3 महाद्वीप बताए, प्रशांत और ये आपका आर्कटिक महासागर और कौन सा सागर यहाँ पे है, देखिए दक्षिण महासागर भी इसके यहाँ पे ही है, यहाँ पे है ऊपर टॉप में आर्कटिक महासागर है इसके टॉप में। यहाँ पे 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है जो हमारा उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर के दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1। तो जो विश्व की सबसे पर्वत श्रृंखला है एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। हम यहाँ दक्षिण अमेरिका का हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे दक्षिण अमेरिका है और एंडीज पर्वत है। देखिए यहाँ पे मैप में इन्होंने बनाया हुआ है, रेड लाइन जो दिखी हुई है थोड़ी बहुत, ये एंडीज पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, और अमेजोन नदी भी इसी यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ये बहती है और 2 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे आपका दक्षिण महासागर भी है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो हम अब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इसे देखिए कि आप ये पूरा मतलब समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसके जो जितने भी है, तो इसके सारे जितने भी साइड की जो है इन्हें द्वीपीय समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे टापू हैं, क्योंकि ये सारी तरफ से महासागरों से ये घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव की स्थिति में, इसलिए हमेशा यहाँ मोटी पर्वतों से ढका होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देश यहाँ पे शोध केंद्र यहाँ स्थित है। तो जो आर्कटिक है ये हमारा कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है। तो जैसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दक्षिण ध्रुव में बहुत कम धूप आती है जिस कारण वहां पे ठंड बहुत होती है, जिस कारण यहाँ पे मोटी बर्फ की परतें हैं। हम मैप में भी देख लेते हैं। तो ये हमारा अंटार्कटिका जो है वो हमारा दक्षिणी महासागर के नीचे है, ये जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पे धूप कम पड़ती है। हमारी जो सबसे ज्यादा धूप कहाँ पे पड़ती है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो भी जगह आ जाती है वहां पे ज्यादा धूप पड़ती है, वहां पे ज्यादा गर्मी होती है। हमारे ध्रुवों में ठंड होती है जिस कारण यहाँ पे आर्कटिक में भी मोटी मोटी बर्फ की चादरें रहती है। और यहाँ पे कोई मानव का स्थानीय निवास नहीं है और बहुत सारे यहाँ पे शोध केंद्र हैं। यहाँ पे भारत का भी शोध केंद्र है, इनके नाम है मैत्री और भारती। ये आपने जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका जो ज्यादातर जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, पानी है इसमें है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पानी यहाँ पे पृथ्वी में बहुत है, कितना 31% यहाँ पे पानी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो जो पृथ्वी में जो जितना जल पाया जाता है 97 भाग तो हमारा कहाँ पे है? महासागरों में है। एवं इतना अधिक खारा होता है, मतलब कि ये बहुत नमकीन होता है और ये पीने लायक नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 97.5 भाग ये महासागरों में है और अलावन जल मतलब कि जो हमारे पीने लायक जो जल है वो 2.5% है। तो जो हमारे जो यूज करने वाले जो जल है वो बहुत ही कम है, इसलिए कहते हैं कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। मतलब जो हमारा जो खारा जल है वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल को हम बहुत बड़ा भाग बर्फों की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अड़ोना है जिसका जल के रूप में पाया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा जल कैसा है? खारा है महासागरों में, इस कारण हमें जल की कमी होती है। अब महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल का प्रमुख मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर याद करना है, नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। कौन सी महासागरों की जो 3 प्रमुख गतियां हैं? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना है कि हमारे कितने
महासागर हैं और उनके नाम क्या क्या है। और ये प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, जो कि हम चित्र 5.1 में हम देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कितने हमने पढ़े। हमने 5 पढ़े हैं। कौन कौन से बता देता हूं मैं। एक हमने प्रशांत महासागर पढ़ा, दक्षिणी महासागर हमने पढ़ा, हमने आर्कटिक महासागर पढ़ा और आर्कटिक महासागर पढ़ा और अंटार्कटिका और हमने हिंद महासागर के बारे में पढ़ा। ये सभी हमारे प्रमुख महासागर है जो कि 5 रहेंगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। तो जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है। ये आपकी जीके के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लेना है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और जो मरियाना गर्त हमने पढ़ा था कि सबसे गहरा जो महासागर में कोई जगह है तो वो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागरों के चारों ओर इन महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाएं। तो कौन कौन से हमारे जो महाद्वीप हैं, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर यहाँ पे सब जगह यहाँ पे आपके रहता है। मतलब ये फैला हुआ है, हमारा घेरा हुआ है। तो ये हमारा प्रशांत महासागर, ये जितना भी नीला नीला दिख रहा है सारा प्रशांत महासागर है। इन देशों को, महाद्वीपों को घेरा हुआ है इसने। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अटलांटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही अधिक दंतुरिता है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताशियों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। विश्व व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, और हमें याद रखना है जो हमारा अटलांटिक महासागर है इसमें ज्यादातर जो हमारे शिप वगैरह है वो चलते हैं। अब एक और अगले महासागर के बारे में पढ़ते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो आपने याद रखना है तो याद रख सकते हैं आप। हिंद महासागर है वो हमारे भारत के नाम पे रखा गया है इसका नाम। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, ये आपने अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महासागरों के चारों ओर से घिरता है। यह दक्षिण अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागरों के छिछरे जल एवं वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जो कि बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये आपने नोट कर लेना है कौन सी जल संधि से जुड़ा हुआ है, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया क्या है, हमारे यूरोप और एशिया को अगर हम जोड़ के जब पढ़ते हैं तो हम उसे यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं वायुमंडल। हमारे पृथ्वी के चारों ओर की गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल क्या है ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों की पृथ्वी की सतह से शुरू करते ही शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल तथा बाह्य मंडल कहा जाता है। तो जो वायुमंडल की जो 5 परतें हैं ये आपने नोट कर लेना है। साथ साथ यहाँ पे चित्र 5.1 में अभी आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे नीचे क्या है हमारा रहता है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर अयान मंडल, फिर बाह्य मंडल। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है वायुमंडल की परतें। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 98%, और ऑक्सीजन 21% यहाँ पे पाई जाती है, और अन्य गैसें भी पाई जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी की दूसरी छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, ऊंचाइयों के साथ वायुमंडल के घनत्व भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक
होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों एवं पर्वतारोहियों को हवा का घनत्व कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई में सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम घनत्व जो होता है, घनत्व मतलब कि जो वायु की मात्रा होती है, जो हमारा वायुमंडल है, जैसे जैसे हम ऊंचाइयों में जाते हैं तो वो पतली होती जाती है। और जैसे हमारे जितने पर्वतारोही होते हैं वो बड़े बड़े, अगर हमारे जो पहाड़ वगैरह में अगर वो हाइकिंग करते हैं, चढ़ते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे हवा की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में यह कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जैवमंडल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जो कि सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर बहुत ही बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जैवमंडल से जुड़े होते हैं। जो जैवमंडल होता है ये बहुत सारी चीजों से जुड़ के बनता है। जल, हवा, हमारे भूभाग जो भी होते हैं ये हमारे जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और जैवमंडल में ही हम मनुष्य जीवित रहते हैं। जितने भी हमारे और भी बैक्टीरिया हो, सूक्ष्म जीव हो गए, जीव जंतु हो गए, वो सभी मिलकर एक जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जीव जंतु जगत एवं पादप जगत से विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में क्रिया करती है और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलाऊ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी के स्तर का परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो जैसे कि अगर हम पेड़ पौधे काटते हैं तो हमारे बहुत सारे, मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जितना भी जो हमारे मंडल है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। अगर एक मंडल से कोई छेड़छाड़ की जाता है तो वो अगले मंडल को भी वो नुकसान पहुंचाती है। उद्योगों, तात्पर्य विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। और जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो ये पृथ्वी का जो तापमान है उसे वृद्धि हो जाती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। मतलब कि इससे हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए भूमंडलीय वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है और साथ ही साथ अब हम हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो हम कर लेते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा, जैसे कि हमने पढ़ा, हमारे जो 4 प्रमुख परिमंडल हो गया, एक हमारा भूमंडल हो गया, एक हमारा जलमंडल हो गया और जीवमंडल हो गया और वायुमंडल आपके हो गया। आंसर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। जो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हमने कौन कौन से पढ़े? एक हमने पढ़ा भूमंडल, दूसरा हमने पढ़ा वायुमंडल और फिर हमने जलमंडल पढ़ा और हमने जीवमंडल पढ़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप है उसका भी हमने नोट किया था। ये हमारे जो पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप कितने हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो पृथ्वी के हमारे प्रमुख महाद्वीप है 7 और हमने इनके नाम भी हमने नोट किए थे, तो वो भी आपको मैं यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ कि हमारे कौन कौन से पृथ्वी के महाद्वीप हैं। तो जैसे कि हमने जो महाद्वीप वाला वो जो पढ़ा था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका हमारे प्रमुख महाद्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको मैं फोटो में ही दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। ये हमारे हमारे जो महाद्वीप है वो हमारे कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारे स्थित है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हमारे स्थित है। उत्तरी गोलार्ध जो ऊपर हो गया जिसमें हमारे दूसरे महाद्वीप वगैरह आते हैं, और हमारा आंसर ये रहेगा, हमारा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा कहाँ पे स्थित है? हमारे ये 2 महाद्वीप है जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हमारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की जो 3 जो हमारी जो परतें रहती है वो हमने एक फोटो में भी देखी थी, वो आपको मैं फोटो में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे जो वायुमंडल के हमारे कौन कौन सी विविध परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाह्य मंडल, हमारे ये हमारे
आंसर रहता है हमारा वायुमंडल के जितने भी परतें हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पृथ्वी में सबसे ज्यादा हमारे क्या रहता है, वो हमारे जल रहता है। ये देखिए हमारे सबसे ज्यादा पृथ्वी में नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत अधिक है। 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मतलब कि बहुत ज्यादा जो भाग है हमारा इसमें जल रहा है, जिसमें इसमें कौन कौन से जल रहते हैं, महासागरों एवं नदियों की झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल एवं वायुमंडल में जलवाष्प सभी सम्मिलित रहता है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा रहता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो उत्तरी गोलार्ध है, ये जो हमारा पूरा, आपको मैं एक बार क्लियर करके बता देता हूं हमारा उत्तरी गोलार्ध कहाँ है और इसे स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो जो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा जो जितना भी ऊपर वाला जो भाग है, ये हमारा जो ऊपर वाला भाग है, इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो महाद्वीप है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही कम हमारे जो महाद्वीप है वो पाए जाते हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हमारा क्या कहा जाता है, इसे हम स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी हमारे महाद्वीप है वो पाए जाते हैं। तो आप इसे आंसर अब लिख सकते हैं कि हमारे जितने जो बड़े महाद्वीप हैं वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इस कारण हम इसे क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवित प्राणियों के लिए जैवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जैवमंडल में ही हमारे सभी प्रकार की जितने भी आवश्यक जो चीजें हैं जीवन की स्थिति के लिए वो सभी यहाँ पे पाई जाती है। हमने अभी एंड में ही ये पढ़ा था, यहाँ पे जल है, हवा है और भी प्रकार के जो जितने भी हमारे जो घटक रहते हैं वो सभी मिलकर हमारे जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे जीवन को कराते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, राइट और रॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हमारे एशिया और यूरोप को अलग करती है? जैसे हमने पढ़ा था, कौन सी, यूराल। ये देखिए यहाँ पे आपके यूराल रहता है, आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ये आपके यूराल पर्वत जो रहता है हमारे एशिया और यूरोप को ये अलग करता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो आपने नोट कर लेना है, यूराल इसका आंसर रहेगा। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कौन से कैसे जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? जैसे कि आपको मैं बताया था, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वो हमारे स्थल संधि से जुड़ा हुआ है और इसका जो नाम है वो भी आपको मैंने नोट कराया था। ये देखिए, उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है और यहाँ पे किससे, पनामा स्थल संधि से ये जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पनामा स्थल संधि आपका इसका नाम रहेगा, जिससे ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, नाम भी आपने याद रखना है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सबसे सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन गैस हमारे सबसे ज्यादा रहती है हमारे वायुमंडल में। और पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना हुआ है? कौन सा भाग हमारा ठोस चट्टानों से बना रहेगा? वो थलमंडल रहेगा। जलमंडल तो जल से बना रहेगा, वायुमंडल वायु से बना होगा और अन्य गैसों से। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमने जैसे पढ़ा था, एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और खालिस्तान कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मरियाना गर्त जो रहता है वो प्रशांत महासागर में रहेगा। ठीक है, मरियाना गर्त इसका आंसर रहेगा। डैश महासागर का नाम एक देश के ऊपर रखा गया है, तो हिंद महासागर का हमारे भारत के ऊपर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश स्थल जल एवं हवा की एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैवमंडल जहां पे हमारे सभी ये चीजें पाई जाती है, जहां जीवन के लिए हमारे सहायक होती है। नेक्स्ट करते हैं, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, यूरेशिया इसे कहा जाता है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये सभी हमारे प्रश्नों के उत्तर रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा अध्याय 5 खत्म होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें और कोई सजेशन या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।